अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब ग्लोबल समूद फ्लोटेला के हमरा गजा की जानिब इमदादी सामान समेत इंसानी हमदर्दी के पैगाम के साथ रवाना थे कि इजरायली फोर्सेस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस फ्लोटेला में नेल्सन मंडेला के पोते के अलावा मुख्तलिफ ममालिक के कारकुनान, समाजी रहनुमा और सियासतदान शामिल थे, जिनका वाहिद मकसद महसूर फलस्तीनी अवाम तक इमदाद पहुंचाना थी। इसराइल की जानिब से इस कारवां को रोकना और मुश्ताक साहब समेत कई अफराद को हिरासत में लेना आलमी कवानीन और इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी है। मगर इंसानी हुकूक का इसराइल के साथ क्या लेना देना? और ऐसे में फलस्तीन इसराइल मसले पर हमारी तजुर्बाकार और काबिल हुकूमत की कलाबाजियां मुसलसल जारी हैं। कभी एक लम्हे ट्रंप के अमन मंसूबे का खैर मकदम किया जाता है तो दूसरे ही लम्हे कह दिया जाता है कि मंसूबे में तो वो बातें हैं ही नहीं जो हमने तय की थी। एक पहर जब हमें बताया जाता है कि पाकिस्तान को आलमी मंजरनामे में मरकजी हैसियत हासिल हो गई है तो ऐसा महसूस होता है कि अब हर पाकिस्तानी का भी दुनिया में एक मकाम होगा। लेकिन दूसरे ही पहर हमें पता चलता है कि हमारे एक साबिक सेनेटर को इजरायली फोर्सेस गिरफ्तार कर लेती है और वजीर आजम साहब उनकी वापसी के लिए कोई अमली इकदाम करने के बजाय सिर्फ सोशल मीडिया पर मजम्मती और दुआओं भरा पैगाम जारी कर देते हैं। गिरफ्तारी से कबल फुटेला पर पाकिस्तानी वफ्द की सरबराही करने वाले साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब का आखिरी पैगाम क्या था? आज़ाद कश्मीर में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के 38 मुतालबात में से खुसूसी मराहत और महाजरीन के लिए 12 मखसूस नशिस्तों के खात्मे पर मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद एहतजाज और पुरतशद्दुद वाक़यात फूट पड़े, जिसके नतीजे में 6 सिविलियन और 3 पुलिस एहलकार जाँ बाक हुए, जबकि 170 से जायद अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। स्ट्राइक से कारोबार ठप, सड़कें बंद, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है, जबकि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने आज़ाद कश्मीर का दौरा करके जख्मी पुलिस एहलकारों की इयादत की। इसी दौरान वजारत दाखिला ने इस्लामाबाद में एक अहम इजलास भी तलब किया, जिसमें सूरत हाल पर काबू पाने के लिए जरूरी इकदाम पर गौर किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने कानून नाफिज करने वाले इदारों से अपील करते हुए कहा कि मुजाहिरीन के साथ तहम्मुल का मुजाहिरा करें, अवामी जज्बात का एहतराम किया जाए। हम कश्मीरी भाइयों के मसाइल हल करने के लिए तैयार हैं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के अरकान ने भी जोर दिया था कि आजाद कश्मीर में जारी कशीदगी का वाहिद हल सिर्फ बातचीत है। आखिरी अपडेट तक मुज़ाकरात से कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ था। अलबत्ता आज सूरत हाल उस वक्त गंभीर हो गई जब आजाद कश्मीर में तशद्दुद के खिलाफ इस्लामाबाद में एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस एहलकार नेशनल प्रेस क्लब के अंदर दाखिल हो गए। इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों ने न सिर्फ मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया बल्कि अंदर मौजूद सहाफियों और क्लब मुलाजमीन पर भी तशद्दुद किया। कैफेटेरिया में तोड़ फोड़ की गई और पुलिस एहलकारों ने एक फोटोग्राफर का कैमरा भी तोड़ दिया। ताहम वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी साहब मामला रफा दफा करने के लिए मैदान में आए और कहा कि मुझे वजीर दाखिला ने भेजा है। प्रेस क्लब इंतजामी तमाम सहाफियों से गैर मशरूत माफी मांगता हूं। आईजी इस्लामाबाद को पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी है। इस वाक़े की भरपूर मजम्मत करता हूँ और ना सिर्फ मजम्मत बल्कि माजरत खां है। मुझे खुसूसन वज़ीर दाखिला ने फौरी तौर पे इधर भेजा है। जो चंद पुलिस अफसर सिपाही अंदर आए हैं उन्हें नहीं आना चाहिए था। इस बात पे भी हम एक इंक्वायरी होल्ड करेंगे। दूसरी जानिब वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए दो टोक अंदाज में माफी मांगने से इनकार कर दिया। कहा कि पंजाब की कोई तजलील करे या निशाना बनाए तो लाजमी होगी और इस पर कभी माफी नहीं मांगूंगी। पंजाब की बात, उनकी इज्जत नफ्स की बात, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात, उनकी सेल्फ एस्टीम की बात अगर मरियम नवाज शरीफ नहीं करेगी तो और कौन करेगा? और इस पे मरियम नवाज शरीफ कभी माफी नहीं मांगेगी। और नाज़रीन, इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वजीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आज़ाद कश्मीर की जो सिचुएशन, जिस तरह से जो प्रोटेस्ट एस्केलेट हुए, उस हवाले से बात करना चाहूँगी, क्योंकि वज़ीर आज़म की हिदायत पे कमेटी गई है वहाँ पर और अभी मुज़ाकरात भी हुए हैं, हो रहे हैं। इस हवाले से ज़रूर बताइएगा कि ये जो सिचुएशन थी, ये प्रोटेस्ट थे, ये इतने एस्केलेशन को किस फैक्टर ने ट्रिगर किया और ये पहले नहीं एड्रेस हो जाने चाहिए थे कि आज हम 9 हलाकतें, 172 से ज़ायद जो हैं वो ज़ख्मी हैं, इस किस्म की सिचुएशन तक आ गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया अलीना साहिबा। बात यह है कि जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उनके साथ पहले भी कमेटी ने इंगेज किया और ऑलमोस्ट 90% जो उनकी डिमांड थी, जो 38 पॉइंट उनका डिमांड चार्टर है उस हवाले से, तो वो ऑलरेडी एग्री हो चुका था तमाम तर चीज़ें। जब 90% पॉइंट्स पे आपका इत्तेफाक हो चुका और आप बिल्कुल एग्री कर गए, उनकी तमाम तर गुजारिशात आपने सुनी, फिर देन देयर वाज नो नीड फॉर टेकिंग टू द स्ट्रीट्स, या आप शटल डाउन हड़ताल करते, आप फिर वो एक रकस क्रिएट करते, वहाँ पे
3 पुलिस एहलकार जो आप बात कर रही हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के ऑफिशल्स, वो उन्होंने अपनी शहादत उनकी हो गई। इसी तरह 172 आपने खुद ही जिक्र किया लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं। तो कम से कम नोबडी इज़ एक्चुअली परमिटेड टू टेक द लॉ इन देयर ओन हैंड्स। आज एक हाई पावर्ड डेलीगेशन जो है, जो कमेटी के मेंबरान हैं हुकूमती साइड से, वो गई है, वज़ीर आज़म की इंस्ट्रक्शंस पे गए हैं, वो मुजफ्फराबाद पहुँचे हैं और उन्होंने उनके साथ जो वहाँ पे जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उसके साथ वो एंगेज कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मुस्बत नतीजा निकलेगा। आपने कहा कि रेफ्यूजीज की वो जो सीट्स का मामला था तैयार नहीं है, मान लिए गए, वो लेजिटिमेट यानी कि इनकी डिमांड नहीं है आप कहते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल इसके लिए रिक्वायरमेंट्स होंगी। देखिए वो लेजिटिमेट डिमांड हो सकती है, बट कैन वी डू इट राइट अवे? नो, वी कांट डू इट राइट अवे बिकॉज दैट रिक्वायर्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। हाउ कैन यू चेंज? वो उनकी जो डिमांड है वो कहते हैं कि जी एबॉलिश करें 12 जो असेंबली की सीट्स हैं रेफ्यूजीज के लिए, रिजर्व सीट्स जो हैं वो 12 अबॉलिश करने के लिए कोई खाली ये तो नहीं है कि वज़ीर आज़म के एक साइन से वो हो जाएंगी। ज़ाहिरी बात है कि वहाँ पे आपके एक असेंबली है, वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आनी है, उसके थ्रू होगा। जो फाटा मर्जर भी हुआ था यहाँ पे, आपको याद होगा, दैट वाज बाय वे ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। राइट, बट अकील साहब सिचुएशन इस वक्त बहुत ही कंसर्निंग है एंड वी रियली होप कि इस आज की इस मशावरत से भी कोई हल की तरफ मामला जाए। ट्विटर पे वज़ीर आज़म के बहरहाल ट्वीट्स आए, उन्होंने स्ट्रांगली कंडेम किए। आज इवन जो ग्लोबल समूद फ्लोटेला को जिस तरह से उनके वहाँ पे डेलीगेट्स को अरेस्ट किया गया, जो अटैक उनके वेसल्स पे किया गया, उसको बहुत कंडेमनेशन उसके हवाले से आ रही है सामने। मैं आपसे ज़रूर ये पूछना चाहूँगी क्योंकि साइमल्टेनियसली हमने ये भी देखा कि जो अमेरिका और अमेरिकी सदर की जानिब से जो 21 नुकाती प्लान था, वो जो पीस प्लान था, जिसको हमने फ़ौरन वेलकम किया। हम पाकिस्तान परहैप्स पहला मुल्क था जिसने वेलकम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बज़रिया ट्वीट के इसको सराहा। आपने गुज़िश्ता रोज़ भी कहा कि ये वेलकम करना सपोर्ट नहीं होता है। वाज पाकिस्तान टेकन अबैक ये जो फ्लोटेला के साथ जिस तरह से डेलीगेट्स के साथ जो सलूक किया गया? देखिए बिल्कुल ये एक अलार्मिंग बात है कि फ्लोटेला जो एड लेके जा रहा था और जिसको वज़ीर आज़म ने भी कंडेम किया, हाईली कंडेम, मैंने खुद भी कंडेम किया, हमारे कई और वज़रा ने किया, पूरी दुनिया इस अमल को जो है कंडेम कर रही है कि वहाँ पे जो फ्लोटेला पे लोग एड लेके जा रहे थे एंड प्राइमरली फॉर द रीज़न क्योंकि वहाँ पे एड नहीं पहुँच रही, वहाँ पे स्टावेशन हो रही है लोगों की, जिस तरह एक मतलब जेनोसाइड किया जा रहा है। हमारी पहले भी जब हमने 21 या 20 नुकाती जो पीस प्लान था या पाथवे टू पीस था, उसको भी वेलकम इसलिए किया था, कोई ब्लाइंड सपोर्ट नहीं किया था। उसको ये कहा था कि हम वेलकम करते हैं बिकॉज हम चाहते हैं कि सीज फायर हो, हम चाहते हैं कि ये जेनोसाइड रुके, हम चाहते हैं कि वहाँ पे जो रिहेबिलिटेशन, रिकन्स्ट्रक्शन और एक एड जो पहुँचनी है गज़ा के लोगों तक और ये जो जारियत है इजराइल की तरफ से, ये रुके। Look, no amount of words, no amount of resolutions, no amount of condemnation could do anything in these last 2 years. तो ये आप ये देखें कि पिछले 2 साल में अगर कुछ नहीं हो सका, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से कुछ नहीं हो सका, ईयू कुछ नहीं कर सका, अमेरिका जो है वो वीटो कर देता है, पूरा यूरोप जो है एक तरफ खड़ा हुआ है। अभी 2 late in the day उन्होंने पैलेस्टाइन को स्टेटहुड दिया है। तो कम से कम ये तमाम तर मामला तो इसी तरह है। तो हम चाहते थे कि पीस की तरफ तमाम तर मामला जाए और हमने उसी में ही कोशिशें की 8 मुस्लिम ममालिक के साथ मिलकर, और हम अभी भी इसी कोशिश में हैं। और जो फिर बाद में हमें पता चला कि ये एक इनकम्प्लीट प्लान था, बाद में हमें रियलाइज हुआ कि ये एक इनकम्प्लीट प्लान था। जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस तरह इस पर तमाम तर वाज़े तौर पे दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया और कहा कि वो पॉइंटर्स जो हैं वो इसमें रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे और वो भी इंक्लूड होने चाहिए। जो 8 मुस्लिम ममालिक ने मीटिंग जब जो प्रेसिडेंट के साथ की, प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, उसके बाद इनके तमाम वज़राए ख़ारजा मिले और फिर इन्होंने दिन रात काम किया, मेहनत की और उस ड्राफ्ट को तैयार किया और वो शेयर किया। कम से कम उसकी रिफ्लेक्शन होनी चाहिए और वही पॉइंट्स होंगे तो फिर आगे बात बढ़ेगी। ऐसे नहीं हो सकता बिकॉज we believe in dialogue and discourse as opposed to just shutting ourselves. But Akhil साहब, didn't we realize this too late? हमने बड़े दाखिर से इस चीज़ की रियलाइजेशन हमें नहीं हो रही, क्योंकि हमने तो अग्री भी कर दिया, फिर हमने वेलकम भी कर दिया, फिर एक पूरा तासुर गया और फिर जब दुनिया की तरफ से और दीगर ममालिक की तरफ से जब वो रिजर्वेशंस का आउटपोर नजर आने लगा तो फिर डार साहब ने भी आके ये मंजर आम पर बताया कि ये तो वो प्लान था ही नहीं, जो कि अब ये डॉक्यूमेंट बाकायदा तौर पे शुरू दिन से कहा जा रहा था कि इट्स अ कंप्लीट, इट लुक्स लाइक अ कंप्लीट सरेंडर, इट्स अ डिक्लेरेशन ऑफ विक्ट्री फॉर अ स्टेट व्हिच इज अक्यूज्ड ऑफ क्राइम्स।
नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। देखें, हमने ये बात जब की तो उन्होंने, डॉक्टर साहब ने अपनी मीटिंग्स का भी बताया कि 4.5 दिन के अंदर बैक टू बैक बायलैटरल मल्टीलैटरल मीटिंग्स जो हुई हैं इसी इशू के ऊपर, और कितना पेन्स टेकिंग एक काम था जो उन्होंने किया, और थ्रू एंड थ्रू जो फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ जिन 8 मुल्कों के जो 8 इस्लामी ममालिक हमारे हैं, मुस्लिम ब्रदर मुल्क हैं, उनके साथ जो एंगेजमेंट की, और फिर एक जो हमारा एक जॉइंट कह लें ड्राफ्ट था वो हमने शेयर किया। उसमें अगर रिफ्लेक्शन कोई देखें, अगर नेतन्याहू के पार्ट पे अगर उसने कोई उसमें डिलीशन और एडिशन की है तो देन दैट्स सर्टेनली नॉट एक्सेप्टेबल। समूद जो फ्लोटेला था उसके वो डेलीगेट्स को भी अरेस्ट किया जाता है, और जिस तरह से उनके शिप्स को, उनके बोट्स को वो इंटरसेप्ट किया जाता है, इसमें पाकिस्तान की डेलीगेशन को जो उसकी सरबराही कर रहे हैं वो मुश्ताक अहमद खान साहब, साबिक सेनेटर है, वो कर रहे हैं। आज वजीर आजम साहब के ट्वीट में तो नजर आता है कि उनके हवाले से जिक्र किया। व्हाट डिटेल्स कैन यू शेयर सर, उनकी रिहाई से मुताल्लिक अभी क्या पाकिस्तान किस तरह से इंटरवीन करके ये मुतालबा कर रहे हैं, और सिफारती सतह पे क्या डेवलपमेंट है? देखें, ज़ाहिरी बात है कि पाकिस्तान का कोई भी शहरी हो, वेदर एक रेगुलर सिटीज़न हो या वो फॉर्मर सेनेटर हो या फॉर्मर मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली हो, ये कंसर्न है। लेकिन जिस कंट्री के साथ आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं हैं, सो आपको फिर वाया जो है थ्रू अ थर्ड कंट्री ही उनके साथ बातचीत करनी पड़ेगी। और इन दिस केस ऑफ कोर्स आई थिंक अमेरिका जो है, अमेरिका से ही हम कहेंगे कि हमारे जो शहरी हैं, हमारे फॉर्मर सेनेटर हैं, वो रिलीफ एफर्ट्स में थे। आई एम श्योर दीगर ममालिक जिनके नहीं हैं सफारती ताल्लुकात इजराइल के साथ, तो वो इसी तरह ही है कि एफर्ट्स होती हैं थ्रू थर्ड पार्टीज, थ्रू थर्ड इंटरलॉक्यूटर्स के थ्रू जो है वो फिर सारा मामला किया जाता है। बट अकील साहब, पीपल्स पार्टी के साथ नून लीग की कल स्पीकर साहब ने मीडिएट किया और बड़ी एक खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई, ग्रीवेंसेस दूर करने की कोशिश की गई, और फिर यही बात सामने आई कि मामलात को इत्तेफाक के साथ जो है वो आगे चलाया जाएगा, बाहमी इत्तेफाक के साथ। आज फिर हमें नज़र आता है कि मरियम साहिबा की तकरीर होती है, मरियम साहिबा कहती हैं कि जी मैं नहीं बात करूंगी तो और कौन बात करेगा, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। ये किस तरफ मामलात को ले जाने की कोशिश की जाए? इस हद तक तो मैं बिल्कुल मरियम साहिबा के साथ एग्री करता हूँ कि कोई दूसरा सूबा या इवन वफाक भी सो मच सो कि वो उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। मैं ये इत्तेहादी होके पीपल्स पार्टी आपको मशवरा भी नहीं दे सकती? नहीं, देखिए मशवरे बेशक वो दें, लेकिन बात ये ना कि उस पर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। उसमें ये नहीं कहना चाहिए कि फलां सूबा जो है वो बेस्ट के थ्रू करे। बेस्ट नो डाउट इज अ गुड प्रोग्राम, लेकिन बट इट्स एक्चुअली नॉट फ्री फ्रॉम एलिगेशंस ऑफ करप्शन एज वेल। जो आई है मंजर यहाँ पे, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट अगर आप देखें तो उसमें भी ऐसी एनोमलीज सामने आई हैं। बिस्प एक अच्छा प्रोग्राम है, इंटरनेशनली रिकग्नाइज प्रोग्राम है, लेकिन इस प्रोग्राम में ये भी एक एलिमेंट है जिसको देखने की जरूरत है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो जोर दिया जाता है कि बिस्प के थ्रू वो वफाक को डायरेक्टली कहा जाए, क्योंकि वो सूबे का काम नहीं है, बिस्प वफाक का प्रोग्राम है, और उसमें वजीर आजम के साथ इंगेज किया जाए या हमारे साथ यहाँ पे इंगेज किया जाए, रादर देन हम टीवी स्क्रीनों पे जाके थ्रू प्रेसेस जो है ये बात करें। एक लास्ट बात ये होगी इस तमाम तर मामले के ऊपर, मरियम साहिबा ने कोई गलत बात नहीं की, मरियम साहिबा किसी चीज की माफी नहीं मांगेंगी और ना माफी मांगने की जरूरत है। बट सर पीपल्स पार्टी भी आपको कह रही है कि हम फिर बाउंड नहीं होंगे इस अलायंस में रहने के, और हम किसी भी स्टेक होल्डर हमें रिक्वायर्ड नहीं होगा कि जी। देखिए, मैं ये समझता हूँ दोनों तरफ से जो लफ्जों में शाइस्तगी है या अल्फाज में शाइस्तगी है उसको इंश्योर करना चाहिए, और वो लेके आने चाहिए दोनों तरफ से। कोई एक दूसरे के देखें आप जो है वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। बट सर आप मुतमईन है कि पीपल्स पार्टी इस इत्तेहाद से बाहर नहीं निकलेगी? यू आर कंफर्टेबल कि नहीं निकलेंगे, उसी तनख्वाह पे काम करेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि हम वो खुद ये बात कह चुके ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। नवीद कमर साहब ने ये बात की, उन्होंने कहा कि वेयर इन दिस टू सपोर्ट द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। तो हम वो जमहूरियत की खातिर हैं, हम भी जमहूरियत की खातिर हैं, इस मुल्क को आगे लेके जाना है, हम बिल्कुल उनके साथ हैं। उनकी कोई भी रिजर्वेशन होती है, कल देखें जिस तरह मीटिंग हुई तो उसमें बिल्कुल डिस्कशंस हुई और जिसको उन्होंने खुशाइंद कहा, इसी तरह हम ये बात कह रहे हैं कि अच्छी खुशगवार और खुशाइंद मीटिंग थी, और कोई किसी से माफ़ी का ना मुतालबा किया गया है, नहीं किसी को माफ़ी
मांगने का कहा गया है और ना ही मैं समझता हूँ किसी को माफी मांगने की जरूरत है इस तमाम तर मामले में। राइट ये अकील घर साहब, का मामला है, हम आई घर आल्सो के तमाम फर्क बैठ के हल कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है। आई एम आल्सो बीइंग टोल्ड दैट यू हैव टू गो, बट अगर ब्रीफली आप सिर्फ मुझे ये सिर्फ लास्ट में बता दें कि ये जो व्हाट्सएप ट्रायल्स पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत रिजर्वेशंस का इजहार कर रही है GHQ हमला केस से मुतालिक, जो व्हाट्सएप ट्रायल पे क्यों बजिद हैं कि इसी व्हाट्सएप ट्रायल के थ्रू जो है मामलात को चलाया जाएगा? आपकी जमात तो माजी में इसकी बड़ी अपोज इसको करती रही है कि व्हाट्सएप जजमेंट्स और व्हाट्सएप ट्रायल्स जो है वो नहीं होने चाहिए। देखिए, मैं इन प्रिंसिपल इस बात से एग्री करता हूं कि व्हाट्सएप ट्रायल्स नहीं होने चाहिए और मैं इस पे ही कायम हूं। मैं ये बात आपको बताऊं कि अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट, पहली तो बात है कि मेरे पास इस चीज़ की मुसद्दका इतलात नहीं है कि वाकई वो व्हाट्सएप पे कॉल थी या नहीं थी अदालत के थ्रू। नॉर्मली एक मैकेनिज्म है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, और वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, जिस तरह वो पहले सुप्रीम कोर्ट में भी पेश हो चुके हैं, ये फैसिलिटी हमने इलेक्ट्रॉनिक जो फैसिलिटी है ये हमने अदालतों में राइज की है, बिल्कुल, ताकि बस सलमान राजा साहब ने तो minimize आके किया जाए पब्लिकली delays को। बताया इसको मीडिया पे कि जज साहब ने अपने फोन से डायल किया था। मैं उसी पे ही आ रहा हूँ जी, इफ यू अलाउ मी अ मोमेंट, मैं उसी पे ही आ रहा हूँ। अलीना साहिबा, बात यह है कि अगर उस दिन अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सिस्टम नहीं चल रहा, विच अगेन मैं एस्यूम कर रहा हूँ कि अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सिस्टम नहीं चल रहा था, तो फिर मुलजिम की हाजिरी जो है उसको इंश्योर करने के लिए, ज़रूरी बनाने के लिए अगर किसी और वीडियो डिवाइस का इस्तेमाल कर लिया गया, तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी गलत बात थी। बट इट शुड नॉट बिकम अ रूटीन। एक दफ़ा इस्तेमाल अगर हो गया उनकी हाजिरी को इंश्योर करने के लिए, तो ठीक है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम ऑलरेडी अदालत में मौजूद है और उसी का इस्तेमाल होना चाहिए। राइट, थैंक यू सो मच अकील साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एंड विद दिस विल गो फॉर अ ब्रेक, स्टे विद अस। हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर अबूजर सलमान नियाजी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और आप एक सीनियर कानूनी माहिर भी है। सलमान साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, ये सबसे पहले तो लेट्स बिगिन विद डिटेल्ड ऑर्डर। आपके जो 80 इंडिपेंडेंट्स थे, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार होने का दावा नहीं किया। साथ साथ ये भी कहा गया कि आरओ का फैसला जो है वो चैलेंज नहीं किया। तो सारी चीज़ें आप लोग की तरफ इस वक्त पॉइंट आउट होती है कि गलती आप लोगों की थी। हाउ डू यू इंटरप्रेट दिस डिटेल्ड ऑर्डर? क्या रद्द अमल है? बिल्कुल, इस जजमेंट जो है इसके साथ मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता। इस जजमेंट की जो रीजनिंग है वो फ्लॉड है। ये जो आईन पाकिस्तान है, जो आर्टिकल 51 में क्लियरली कहता है कि जो आप नंबर ऑफ सीट्स जीतेंगे उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से आप में सीटें जो है वो बांटी जाएंगी, जो रिजर्व सीट्स होंगी, उसकी नफी है। उसकी इंटरप्रिटेशन जो तशरीह है वो गलत है, बिल्कुल गलत तशरीह है। और मैं तो बल्कि कहूंगा, क्योंकि मैं खुद भी पढ़ाता रहा हूं एक टाइम पे, बल्कि मेरे जो लोग हैं जानने वाले जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में हैं, बल्कि मैं ईमेल करूंगा, मैं हार्वर्ड लॉ स्कूल को भेजूंगा ये जजमेंट, मैं ऑक्सफोर्ड को भेजूंगा, कैम्ब्रिज को भेजूंगा, मैं कोलंबिया को भेजूंगा। मैं उनको कहूंगा कि जब जजमेंट राइटिंग का आप चैप्टर पढ़ाएं तो उसमें जरूर ये जजमेंट बच्चों को दें कि बेटा ये जजमेंट जो है, इस तरह की जजमेंट आपने नहीं लिखनी। इट कैन सर्व एज अ गुड एग्जाम्पल कि आपने इस तरह की जजमेंट नहीं पढ़नी या नहीं लिखनी। क्योंकि इस जजमेंट में देखें, सबसे जो प्रॉब्लमैटिक चीज है, जहां से ये पूरी जजमेंट जो है इट फॉल्स लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स, वो है रिलायंस ऑन द फैक्ट के ये विल ऑफ द पीपल नहीं थी कि ये जो सीटें हैं ये पीटीआई की हैं। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौन थी? इमरान खान थी। इमरान खान कौन था? पीटीआई था। लोगों ने वोट किसको दिया? पीटीआई को, इमरान खान को। अगर वो विल ऑफ द पीपल नहीं थी तो क्या विल ऑफ द पीपल ऑन को वोट देना था, या विल ऑफ द पीपल मियां नवाज शरीफ को वोट देना था, या मरियम नवाज को वोट देना था, या अलीम खान को वोट देना था? हाउ डज अ कोर्ट गेज द इंटेंट? ये जरूर समझाइएगा, क्योंकि अगर ये बात कही जा रही है कि जानबूझकर वो फैसले इसमें केस में जो है वो फरीक नहीं बनी, तो ये कैसे गेज किया गया? देखें, वही तो मैं कह रहा हूं, कोर्ट अजम्पशंस ड्रॉ कर रहा है। देयर इज नो एविडेंस जो कोर्ट प्रिज्यूम कर रहा है हमारे बारे में। ये जजमेंट्स फैक्ट्स पे बेस्ड नहीं है। ये क्लियरली मेंशन करता है ये फैसला कि आर्टिकल 187 का इस्तेमाल इस केस में नहीं हो सकता था। जी बिल्कुल, वो सिर्फ तब इस्तेमाल हो सकता है जब चेयरमैन पीटीए जो है उनको उनकी अपॉइंटमेंट इलीगल हो जाए, उनका फिर एक दिन में केस लग जाए, तो ये कंप्लीट जस्टिस होगा मेरे ख्याल से। या हमने अगर
पिटिशन फाइल की थी लाहौर हाई कोर्ट में कि हमें जो आरओज थे, मैं उसमें लॉयर था, हमें आरओज जुडिशरी से दें, हमने ये डीसी से नहीं इलेक्शन करवाना। तो लाहौर हाई कोर्ट ने उसको स्टे किया हमारे फेवर में। तो रातों रात काजी फायद ईसा ने अदालत लगाई और मुअत्तल करके दोबारा इन डीसी के इलेक्शन हवाले किया। और उन्होंने क्या हाल किया, वो था कंप्लीट जस्टिस मेरी नजर में, मेरे ख्याल से। ये नहीं है तो और क्या है? अगर यहां पे 187 होता है, कोई ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट पास कर सकती है, वो पाबंद नहीं है किसी चीज के, टू इंश्योर कंप्लीट जस्टिस। यही तक कंप्लीट जस्टिस के इस पार्टी को इनका हक दो, इनसे छीना गया है, इनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, इनके साथ फॉर्म 47 वाली ज्यादती की गई, इनको कैंपेन नहीं करने दी गई, इनसे इनका सिंबल छीना गया, इनको आपने सिंबल जो था किसी और पार्टी का भी नहीं लेने दिया, इन सबको आजाद कर दिया। तो यहीं पे तो इंसाफ होना था मुकम्मल, और किधर इंसाफ होना था? हमारे खिलाफ 187 इस्तेमाल हो तो ठीक है, लेकिन अगर हमारा हक हमें दिया जाए तो वो गलत है जी, वो 187 का केस नहीं बनता। और रिलाय किस पे कर रहे हैं? फिर वही बात जो पिछले 70 साल में तमाशा जुडिशरी कर रही है, विल ऑफ द पीपल। भाई ये विल ऑफ द पीपल नहीं है, लेट मी बी क्लियर, दिस इज विल ऑफ द आरओज, will of the election commission of Pakistan, and this was will of पाकिस्तान की, उनकी विल थी और किसी की विल नहीं थी कि हमसे ये डिप्राइव कर दें हमें सीटों से। और सर क्योंकि इस उसमें वो फेलो जजेस को भी अकाउंटेबल ठहराया जा रहा है, जिसमें मेंशन है क्लियरली कि अपनी पसंद या नापसंद की बुनियाद पर आइन की तशरीह वो नहीं की जा सकती, इसका इख्तियार जो है किसी भी जज को कतई तौर पर नहीं है। देखें, आइन की तशरीह जो है वो तो जाहिरी बात है जजेस ने करनी है, लेकिन ये कौन डिटरमिन करेगा कि ये पसंद पे है नापसंदी पे है? इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, हमारे साथ रहिए। अभी पिछले सेगमेंट में वजीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब फरमा रहे थे कि वो खुद भी पर्सनली वो समझते हैं कि व्हाट्सएप ट्रायल जो है वो नहीं होना चाहिए, उसके खिलाफ हैं। लेकिन तो वो कहते हैं कि अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ऑप्शंस अगर लेट्स से चोक होते हैं, नहीं चल रहे होते हैं किसी भी वजूहात की वजह से, तो फिर दीगर जो डिवाइसेस मौजूद हैं उसके जरिए ये प्रोसीडिंग तो आगे बढ़ानी है। आप लोग की रेजिस्टेंस क्यों है इस चीज पे? देखें, रेजिस्टेंस इस वजह से है कि एक केस को सिंगल आउट करके आप वीडियो लिंक के थ्रू उसको चला रहे हैं, बाकी जो खान साहब के केसेस हैं वो आपने बंद कमरों में और आपने जेल के अंदर एक क्लोज्ड ट्रायल, जैसे कैमरा सेशन होता है, जैसे मिलिट्री कस्टडी के ट्रायल्स हुए हैं वैसे ट्रायल्स किए। ये केस क्यों चूज किया गया, इसकी वजह क्या है? क्योंकि इस केस में एक्यूज थे बहुत सारे, इसमें सारी हमारी पार्टी के लोग थे, वो आते थे, उसमें वकील भी ज्यादा आते थे, वो खान साहब को मिलते थे, एक्सेस थे, उस एक्सेस को बंद करना था, तो इसके पीछे नीति थी। अब जाहिर बात है खान साहब इसमें एक्यूज्ड हैं, उनका पेश होना भी जरूरी है, तो ये नोटिफिकेशन निकाला गया कि जी वीडियो लिंक होगी। तो आप समझते कि बंद ये जो है वो एक्सेस शो करना था वहां पे भी कि खान साहब से कोई इंटरेक्शन ना हो सके? जी बिल्कुल, ये मकसद था। और उसमें देखें, वीडियो लिंक हमेशा ये होता है, मीशा शफी केस में सुप्रीम कोर्ट होल्ड कर चुकी है, फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द डिफेंडेंट और द एक्यूज्ड, नॉट फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द स्टेट, कि स्टेट की कन्वीनियंस है कि वो वीडियो लिंक चाहती है। अगर मैं पेश नहीं हो सकता, मैं मुल्क से बाहर हूं, ऐसी पोजीशन में हूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं चल नहीं सकता, तो मेरी कन्वीनियंस के लिए होगा, नॉट फॉर द प्रोसिक्यूशन की पिक एंड चूज। जज को पहला सवाल तो ये करना चाहिए ना कि आप उस बाकी केसेस में तो नहीं कर रहे, इस केस में आप सिंगल आउट क्यों कर रहे हैं? बदनीति है, मेलाफाइडी है, फ्लोट कर रही है रिकॉर्ड के ऊपर। सो इस वजह से हमें इस पे इतराज है। और जो तरीका अपनाया गया, जज साहब व्हाट्सएप कॉल पे देख रहे हैं जी, ओके खान साहब आए हैं, किसी ने नहीं देखा। ऐसे ट्रायल में जिससे मैं अपने वकील से बात नहीं कर पा रहा, मेरी कोई कम्युनिकेशन नहीं है, क्या वो फेयर ट्रायल हो सकता है? वो आर्टिकल 10 तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक रिक्वायरमेंट है कि फेयर ट्रायल मेरा बुनियादी हक है, उसकी नफी है। तो ये कौन सा ट्रायल है? ये तमाशा है और तो कुछ नहीं है। ये तमाशा पहले जेल के अंदर हो रहा था, वही तमाशा अब जेल के बाहर हो रहा है। मुना मुल्क में आईन है ना कानून है, आपने आज खुद देख लिया। बल्कि मैं तो सोच रहा था कि आप आज हेलमेट पहन के प्रोग्राम कर रही हूँ, क्योंकि आपके अपने सहाफी दोस्त जो हैं उनको इस्लामाबाद पुलिस ने कैमरों के सामने जिस तरह मारा है, चले हमारे लोगों को तो आप इमेजिन करें, वेरी अनफॉर्चुनेट। उस पे स्टेट मिनिस्टर साहब ने माफी भी मांगी है, उन्होंने वो गए भी, तलाल चौधरी साहब ने जाके उस पे माजरत भी की है। मैं कह रहा हूं आप पुलिस की इम्प्यूनिटी देखें, उनको डर ही नहीं है। कैमरों के सामने सहाफियों के उसमें उनके जो सीक्रेट जगह है उनके लिए, प्रेस क्लब, उधर घुस के मारा है। तो आप सोचें ये लोग हमारे लोगों को अगवा करके जिस तरह मारा होगा, हसान न्याजी को क्या मार पड़ी होगी, हैदर मजीद को कितनी मार पड़ी होगी, बाकी लोगों पे कितना तशद्दुद हुआ होगा, जो कैमरों के सामने ही नहीं डरते मारने से।
मुझे तो था आप कल से सहाफी लेजिस्लेशन पास करवाएं आप सारे मिलके कि हेलमेट पहन के सहाफत करें, उसके बगैर आप नहीं कर सकते, या आपको भी वो बेल्ट्स दें जो जिसके अंदर से ना गोली गुजर सकती ना उस पर डंडा असर करे, ताकि आप लोग सहाफत कर लें आराम से। राइट नियाजी साहब, ये ज़रूर बताइए कि आज चीफ जस्टिस साहब को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने एक दरख्वास्त भी कर दी है और उसमें वो मीटिंग के हवाले से वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इमरान खान साहब से उनकी मीटिंग जो है अभी 2 रोज़ कबल उनकी 6 माह के बाद मीटिंग हुई और अब फिर आज उनको तलब किया गया था, इमरान खान साहब ने बुलाया था लेकिन वो मीटिंग नहीं हो पा रही है। तो कोई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कोई उम्मीद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि वो ये करवा सकेंगे, यकीनी बनवा सकेंगे मीटिंग्स? अच्छा, इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि आप देखें कि एक अपने लीडर से मिलने के लिए जो एक रूटीन मैटर होता है, एक चीफ मिनिस्टर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दरख्वास्त देनी पड़ी है। क्या रिफ्लेक्ट कर रही है? आपको आप ये डिक्टेट ये कर रहे हैं इस मुल्क में जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसका हाल कितना है और उसमें अदालतों की क्या वक़्त है। ये एक मैटर है जो ट्रायल कोर्ट सेटल कर सकता है, आपका जहां पे ट्रायल हो रहा है उसका ऑर्डर कोई मानता नहीं है। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, आपको पता है पहले तो कोई इंप्लीमेंट हो जाता था, जब से ये 26वीं आईनी तरमीम आई है और जब से डोगर साहब चीफ जस्टिस बने हैं तकरीबन इररेलेवेंट हो चुकी है, क्योंकि एक्सटेंशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज जुडिशरी आफ्टर द 26th अमेंडमेंट। एग्जीक्यूटिव उनको सीरियस नहीं लेते और ना वो उनको कंटेम्प्ट इशू करते हैं, ऐसी मैटर पेंडिंग रहता है या डिस्पोज ऑफ हो जाता है। फिर अब चीफ जस्टिस, ये पहली दफा नहीं कहा या अफरीदी साहब को, दिस इज द थर्ड टाइम कि चीफ मिनिस्टर कह रहा है जी मुझे अपने लीडर से मिलने दें, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। या अफरीदी साहब, मुझे नहीं पता पिछले 1 साल में उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स अपहोल्डिंग द फंडामेंटल राइट्स इन पाकिस्तान या प्रोटेक्टिंग दोज पीपल जिनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। अभी तक तो यही लग रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में कोई पेंट सही है नहीं ठीक है, पंखे सही है ठीक नहीं है, यही काम हुआ है। अदरवाइज मुझे कुछ इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है और जिस बेंच ने इंसाफ देना है उसने 3 ऐसे फैसले दिए हैं वो दुनिया में किसी को आप दिखाने के काबिल नहीं है। राइट, बट नियाजी साहब आपकी पार्टी के दीगर रहनुमा समझते हैं कि होप तो थोड़ी बहुत जो है वो रहती है। बाकी नियाजी साहब आखिर में मुझे ये बता दें कि कोई स्पीकर साहब आज भी कहते कि जो कमेटी से इस्तीफे दिए हैं आपके कोलीग्स ने वो वापस ले लिए जाए, वापस वो कर ले, तभी मेरे ख्याल से इतने देर से ही वो मंजूर भी नहीं कर रहे थे, सो वो एक और मौका दे रहे हैं। कोई थॉट प्रिवेल कर रही है कि इस पे रिव्यू किया जा सके? देखें, ये तो खान साहब ने डिसाइड करना है, उनका हुक्म था। अब स्पीकर साहब की मर्जी से तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं चलना। अगर स्पीकर साहब को इतनी ही इस पार्लियामेंट की तकरीम की, इज्जत की या इसकी वैल्यू की, सिग्निफिकेंस की फिक्र थी तो जब इसी पार्लियामेंट के अंदर लोग घुसे थे और हमारे एमएनएस को उठा के ले गए थे तो तब कुछ कर लेते, तब तो बेबस थे। या फिर एजाज चौधरी साहब को प्रोड्यूस करवाना होता है सेनेट में या किसी एमएनए को करवाना होता है सेनेट में, तब तो इस पूरे आपके पार्लियामेंट की कोई तकरीम नहीं रहती, कोई इज्जत नहीं रहती। लेकिन इन छोटी छोटी चीज़ों पे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग पे ऐसे बयान दे देते, दिस इज ऑल जस्ट गिमिक। इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है, स्पीकर साहब कोई सीरियस नहीं है इस मामले में। थैंक यू सो मच बैरिस्टर अबूजर सलमान नियाजी साहब फॉर ज्वाइनिंग। हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार कॉलमिस्ट जाहिद हुसैन साहब। जाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। जाहिद साहब, सबसे पहले तो मैं आगाज़ करना चाहूँगी जो ये ग्लोबल समूद फ्लोटेला के जो डेवलपमेंट सामने आ रही है, पाकिस्तान की डेलीगेशन की जो सरबराही है उसको लीड कर रहे हैं फॉर्मर सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब, उनकी भी अरेस्ट की जो खबर है वो भी गुज़िश्ता रात से ही सामने आ गई है। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दिस सर? और दिस कम्स इन राइट आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ पाकिस्तान सपोर्टिंग द पीस प्लान। ये एक हमारे लिए कोई एक अचंभे की बात होनी चाहिए थी? देखिए, बिल्कुल ये इससे जाहिर होता है कि इजराइल जो है बिल्कुल एक रोग रियासत है और इसको जो इंटरसेप्ट किया गया है वो किसी भी जो इंटरनेशनल लॉ है उसकी खिलाफ वर्जी करती है। ये खुले समुंदर में था और इसमें किसी तौर पे भी इजराइल की जारियत जो है उसको नहीं जस्टिफाई नहीं किया सकता है, कंडोन नहीं किया सकता है। और ये देखें, इससे और एक और चीज़ जाहिर होती है कि ये जो रवैया है इजराइल का वो एक ख़ास वजह से है। और उसके बाद मैं ख्याल आप अंदाज लगा सकते हैं कि जो 20 नुकाती एक जिसका अनाउंस किया गया में जो है उसके फौरन बाद जो इजराइल की कार्रवाइयां और तेजी के साथ बढ़ गई हैं। और ये बिल्कुल साफ बात है। उसकी वजह यह है कि जो 20 नुकाती प्लान है ट्रम्प का, जिसका कहते हैं कि वो लैंडमार्क डील है और उसके
जो है वहां पे सीज फायर हो जाएगी। लेकिन असल में देखा जाए तो वो इंडोर्समेंट थी इसराइल की जितनी भी जेनोसाइडल वॉर थी 2 साल से गाजा में उसकी। और दूसरी बात ये कि उसके साथ साथ जो है सिर्फ ये नहीं था कि गाजा पे जो है उसकी कार्रवाइयाँ थी, बल्कि आप देखें कि 6 अरब मुल्कों पे भी उसकी फौजी कार्रवाई रही है। और आखिर जो है हम सबको पता है कि कतर में क्या हुआ। अब इसके बाद जो है ये अगर 20 नुकात को अगर आप देख लें तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो कि फ़लस्तीनियों के मफाद में हो। ये पूरी उसमें पूरी हर एक जो है उसकी क्लॉज जो है उसको ये लगता है साफ है कि वो इसराइल की हिमायत में है। और ये बिल्कुल सही बात है कि जो हमास का मैं देख रहा था कहीं पे स्टेटमेंट आ रहा था कि ये तो इसराइल के एक लिहाज से डॉक्यूमेंट है और डॉक्यूमेंट ऑफ विक्ट्री है। ये बिल्कुल एब्सोल्युटली, सही बात। आपने अपने कॉलम में भी ये मेंशन किया जाहिद साहब, डिक्लेरेशन ऑफ विक्ट्री फॉर अ स्टेट अक्यूज्ड ऑफ वॉर क्राइम्स, इट्स अ कंप्लीट डॉक्यूमेंट ऑफ सरेंडर। लेकिन जो जाहिद साहब कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रही है पाकिस्तान के स्टांस में, पाकिस्तानी हुकूमत के स्टांस में, जहां पे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब वाज द फर्स्ट वन टू वेलकम दिस डॉक्यूमेंट, और उसके बाद फिर हमें डार साहब न्यूज कॉन्फ्रेंस के थ्रू भी बताते हैं और काफी डिफेंड करते हैं इस पूरे प्लान को, ये कह के कि जी जो स्पॉयलर्स थे हम नहीं चाहते थे कि ये सीक्रेटिव बात जो है वो डिस्क्लोज हो जाए किसी भी तरह से, ताकि स्पॉयलर्स इसको खराब कर दें। और फिर सेम डे आफ्टर अ फ्यू आवर्स वो टीवी टॉक शो में वो हमें बता रहे थे कि ये तो वो डॉक्यूमेंट था ही नहीं जिस पर सारों ने अग्री किया था। सो ये कॉन्ट्रडिक्शन को आप किस तरह से देख रहे हैं? वाज पाकिस्तान अलाइंड, यू थिंक? देखिए इसी वजह से हमारी लीडरशिप की बैंकरप्सी भी जाहिर होती है। अब मसला ये आता था कि जो भी अगर फर्स्ट ये कोई भी एक जिम्मेदार अगर सरबराह होता है इस मुल्क का तो वो कभी भी इतनी जल्दी बयान नहीं देता। और ऐसा मालूम होता था कि शहबाज शरीफ साहब तुले वो होते हैं कि वो किसी तौर पे भी ट्रंप को जो है वो नोबेल प्राइज जरूर दिलवाएंगे। अगर उनका बस चलता है तो शायद नेतन्याहू के लिए भी वो तजवीज़ कर देते हैं कि उसको भी नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। असल बात यही आती है कि देखें इस वक्त ऐसा लगता है कि सारी उनकी तवज्जो ये थी कि ट्रंप को किस तरह से खुश रखा जाए। दूसरी बात यह है कि उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नेतन्याहू ने साफ तरीके से कह दिया कि वो इसको रिजेक्ट करते हैं, कोई 2 रियासत नहीं हो सकती है। अब ये बताइए कि उसके बाद जो है अब या तो इतने बेखबर थे हमारे वजीर आजम कि जो है वो इस चीज को समझ नहीं सके थे। उसके बाद भी अगर आप देखें, सही बात कह रही हैं आप कि उसके दूसरे दिन भी जब पूरा जो है जाहिर हो चुका था, पूरे अनवील हो चुका था पूरा प्लान, उसके बावजूद भी इसाक डार का बयान भी आप भी देख लें न्यूज कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तो बड़ी अग्रेसिव अंदाज में उन्होंने कहा था कि ये बिल्कुल मतलब पाकिस्तान वाज ऑन बोर्ड, और वो जॉइंट स्टेटमेंट का हवाला दिया जाता। पर जाहिद साहब में एक और चीज, आज जो इसाक डार साहब ने जो कंडेमनेशन उनकी सामने आई है यही इजराइल की इंटरसेप्शन ग्लोबल समूद फ्लोटेला के हवाले से, उसमें उनका सेकंड पैराग्राफ उनकी ट्वीट का ये कहता है कि पाकिस्तान रीअफर्म्स इट्स अनवेवरिंग support for the Palestinian people and their quest for an independent sovereign state based on pre-1967 borders with Al-Quds and Al-Sharif as its capital। ये आप समझते हैं कि ये प्लान तो ये चीजें गारंटी नहीं करता? आपने भी बड़ा क्लोजली इस प्लान को स्टडी किया है। क्या पाकिस्तान वापस से बाद में ये रियलाइज करके अपनी हिस्टोरिकल पोजीशन पे अभी हुकूमत वापस लेकर आना चाहती है मामलात? वही तो मैं बात कर रहा हूँ कि हमें कोई कंसिस्टेंट पॉलिसी है क्या हमारे कॉल और फेल में कितना बड़ा तजाद है वो तो इससे साफ जाहिर हो गया है। अब मसला ये आता है कि वही मैंने जैसे पहले उसका दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जिस शख्स के भी एक पहली नज़र में देख सकता था कि 20 जो निकात प्रोग्राम है प्लान है उसमें फ़लस्तीन का कोई जिक्र नहीं है। दूसरी बात यह है कि इसके और भी जो इसकी तजवीज़ रखी गई कि आइंदा के लिए जो पोस्ट वॉर एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक जो प्लान दिया गया है उसमें भी फ़लस्तीनियों का कोई भी रोल नहीं रहेगा। और वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कॉलोनाइजेशन नहीं है और क्या है कि उसके जो है सदारत जो है वो जो भी एक कमेटी बनी है वो प्रेसिडेंट ट्रंप करेंगे और उसके मेंबर में जो है टोनी ब्लेयर होंगे, साबिक वजीर आजम है। अब मसला ये आता है कि ये दुनिया में कहाँ होता है, एक तो ये सब्जुगेशन है, एक मुल्क की एक खिते की एक सब्जुगेशन है, तो ये कहाँ पे उनकी ख़त्म हो जाती है, कोई भी नहीं। मैं समझता हूँ कि अब जो है अरब ममालिक जो है रास्ता ढूंढ रहे हैं कि क्या करें, लेकिन उनको जो है अगर इतनी भी अकल नहीं है कि जो है तो उसमें अब। लेकिन एक और बात भी आती है कि मैं अरब मुल्कों को देखता हूँ कि उनमें मेरे ख्याल तो भी इसको तस्लीम कर लेंगे, वो इजराइल की हाकमियत को भी तस्लीम कर लेंगे। क्योंकि अगर आप देखें 2 साल से गाजा पे जो हो रहा है, इजराइल को जो एक इम्प्यूनिटी मिली हुई थी उसकी एक बहुत बड़ी वजह, एक तो सबसे बड़ी वजह ये थी कि अमेरिका उसकी पुष्पनाई भी किया था, बल्कि एक्टिव सपोर्ट थी अमेरिका की। और दूसरी तरफ अगर आप देखें
तो पूरे अरब ममालिक जो कि OIC कहलाती है, जी। वो वहां पे एक कदम भी नहीं उठा सके। मैं ये नहीं कहता हूं कि उनको जंग का ऐलान करना चाहिए था इसराइल के खिलाफ, लेकिन ऐसे बहुत सी चीजें इस्तेमाल कर सकते थे जो कि इसराइल पे और अमेरिका पे दबाव डाल सकती प्रेशर थी। डालता, बिल्कुल। अब उसके साथ साथ आप देखें उस अमेरिका पे आते हैं। अमेरिका पे जब ट्रंप आए तो ऐसा मालूम होता था कि पूरा जो है गल्फ कंट्री जो है वो बिछी गई थी खुशामद से। ट्रिलियन ऑफ डॉलर के जो है उन्होंने इसके साथ मुआहदे किए और मुआहदे किए, जेट्स गिफ्ट हो रहे हैं। अच्छा, अब उसके बाद जो है आपने एक, अगर उसी दौरे में अगर आप रखें, एक लफ्ज गाजा के बारे में नहीं था, एक लफ्ज नहीं था। आप मुझे बताइए कि इन्हीं OIC ने क्या किया जब ईरान पे जो है बाकायदा जो एयर स्ट्राइक हुई थी, और ना सिर्फ इसराइल की बल्कि अमेरिका की भी हुई थी। बिल्कुल खामोशी और सन्नाटा। अब इसके बाद जो है ये जो एक लिहाज से जो सरेंडर किया है वो भी मेरे ख्याल अचंभे की बात नहीं है। और सबसे बड़ा जो अफसोस होता है मुझे पाकिस्तान की अपनी क़यादत पे, यानी ऐसा मालूम होता है कि उनके सारा एक जोर जो था कि ट्रंप से को खुश किस तरह से रखा जाए। पहले मालूम ये हुआ था कि 21 पॉइंट्स हैं, जिसमें एक हद तक जिक्र था कि 2 रियासतें बनेंगी आगे चल के कभी, तो उस तक को जो है नेतन्याहू ने काट दिया। एब्सोल्युटली। और जाहिर साहब, नेतन्याहू का इस प्लान पे पहले दिन से ही एग्री कर जाना, आई थिंक शुड हैव रेज्ड आईब्रोज। इट वाज इनफ टू रेज आईब्रोज ऑफ ऑल अदर कंट्रीज। बट थैंक यू सो मच जाहिर साहब। और इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम और अलीना शिगरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।